नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। और आज बात होगी सत्ता के महासंग्राम। आप जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दाव पेच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी, बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की। समझेंगे लोकसभा सीट का भूत भविष्य वर्तमान चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की बिसात बिछ चुकी है, सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है। तो कौन होगा सरताज, किसका ढहेगा किला, किसकी बजेगी साख, किस दल पर जनता को भरोसा होगा 2024 में, किसकी बनेगी सरकार, ये जानने की कोशिश करेंगे। और सत्ता के महासंग्राम में हम सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। तो चलिए, सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी शहडोल लोकसभा सीट की। मध्य प्रदेश की शहडोल लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां की जनता का मूड कोई भांप नहीं सकता है। यह आदिवासी बहुल सीट है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उठापटक हमेशा जारी रही है। वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने इस बार अपने पुराने प्रत्याशी हिमेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि हिमाद्री को टक्कर देने कांग्रेस ने आदिवासी कार्ड खेलते हुए विधायक फुंदेलाल मार्को को टिकट दिया है। शहडोल लोकसभा सीट 4 जिलों की 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी है। अभी शहडोल लोकसभा सीट में भले ही बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है, मोदी मैजिक का असर बताया जा रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों को भी समय समय पर हार का सामना करना पड़ा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शहडोल लोकसभा सीट का इतिहास कह रहा है। शहडोल लोकसभा सीट के इतिहास पर नज़र डालें तो पिछले 46 सालों में 13 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 5 बार दलपत सिंह परस्ते अलग अलग पार्टियों के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दलबीर सिंह 3 बार इस लोकसभा सीट से सांसद बने हैं, जबकि उनकी पत्नी राजेश नंदिनी सिंह ने एक बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। वर्तमान में दलबीर सिंह और राजेश नंदिनी की बेटी हिमाद्री सिंह भाजपा से यहाँ की सांसद हैं। वहीं इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वही लोकसभा सीट है जहाँ से अजीत जोगी और दलबीर सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण द्विवेदी, संवाददाता हैं हमारे, सहयोगी उमरिया से अमित सिंह है बीजेपी नेता, त्रिभुवन प्रताप सिंह है कांग्रेस नेता, संतोष द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और खिरोधर सोंदिया जिला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथी मनोज वर्मा भी जुड़ेंगे। तो शुरुआत अरुण आप ही से करते हैं। क्या माहौल है? 7 विधानसभा सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं, लेकिन हिमाद्री मैदान में हैं। उनकी पारिवारिक विरासत जिस तरह से देखते हैं वहाँ पे लगातार वो उनके कब्जे में रही है। तो इस बार क्या चुनौती लगती है आपको? मैं आपको बता दूं कि शहडोल लोकसभा क्षेत्र में चुनौती के तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है कि किसी की विशेष खास चुनौती। यहाँ इनके विपक्ष में सामने फुंदेलाल मार्को जी हैं और विपक्षी चुनौती के तौर पे ये सामना कर रहे हैं। परंतु अभी तक उमरिया जिले में की 2 विधानसभा सीट, मानपुर और बांधवगढ़ विधानसभा सीट में ना तो फुंदेलाल जी का कोई विशेष प्रभाव दिख रहा है। हिमाद्री तो ऑलरेडी सत्ता पे हैं और उमरिया में ये इनका चेहरा विशेष दिखने को नहीं मिलता है। शहडोल पे जरूर रहती हैं, शहडोल क्षेत्र पे रहती हैं, अनूपपुर क्षेत्र पे रहती है, लेकिन उमरिया क्षेत्र पे इनका विशेष नहीं दिख रहा है। जी, उमरिया क्षेत्र में। लेकिन इस सीट का ऐसा इतिहास है कि यहाँ पे पारिवारिक विरासत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। जी, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं रही। तो इस बार क्या आपको लगता है कि पार्टी के आधार पर वोट पड़ने वाला है? जी, अगर देखा जाए तो हिमाद्री सिंह के चेहरे पे लोग बाग कुछ ज्यादा प्रभाव पे नहीं आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी के चेहरे पे लोग बाग वोटिंग के लिए तैयार हैं। और अगर ये चुनाव हिमाद्री सिंह जीतती है तो आप ये क्लियर मान के चलिए कि मोदी जी के चेहरे पे ही हिमाद्री सिंह चुनाव जीत पाएंगे। ठीक है, तो अमित जी, मोदी जी के चेहरे पर होगी जीत, हिमाद्री का उतना वो असर नहीं बचा। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। हिमाद्री सिंह का बहुत अच्छा जनाधार है और पूरे 8 विधानसभा की अच्छी पकड़ है। समय समय पर क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं और जनता की समस्याओं को सुनती है। सुनो, किताब का क्षेत्र बहुत बड़ा है, आए दिन तो आ नहीं सकती, हर दिन तो दमयंती मिलकर तैयार करें, हो चुका है वो मुझे जी बोलिए अमित जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा जनाधार है। मोदी जी के चेहरे पर तो वोट हमको मिलते ही हैं। हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, जमीन स्तर लगे हुए हैं। हिमाद्री सिंह जी का कोई विरोध नहीं है जनता में।
पूरे लेकिन विधानसभा मार्को में भी बंटवारा लोकप्रिय चेहरा है, लगातार जीतते रहे हैं, विधायक हैं। जी ठीक है, अभी तो विधानसभा जीत रहे थे, अब पहली बार लोकसभा में आए हैं तो देखते हैं क्या होगा। तो पहली बार लोकसभा में आए हैं सोंधिया जी जी, जी। इस बार कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे आप? पहले भी कांग्रेस यहां से जीतती रही है। हम्म। सभी को मेरा नमस्कार। और भाई साहब, आप भी कुछ देर पहले मुझे बता रहे थे कि मोदी जी के चेहरे पर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं और हिमाद्री जी को उनके कारण वोट मिलेगा। आप ये बताइए मुझे कि अगर आपका प्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम समस्याओं को अच्छे ढंग से ऊपर नहीं रखेगा, तो फिर क्या होगा? आपका विकास होगा क्या? नहीं होगा। पिछले 5 वर्ष यही हुआ है। हमारे क्षेत्र की एक बड़ी प्रॉब्लम, कई लोग बाहर लोग नागपुर की ट्रेन मांग करते रहे, आकाशवाणी का लोकल प्रसारण बंद कर दिया गया, मैडम को कई बार ज्ञापन दिया गया, मैडम बोली आज हो जाएगा, मैं बात करती हूँ, और कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ तो दूर, वहां के नेता इनकी कोई नहीं सुनता। अब हमें ऐसा समझदार और दमदार नेता चाहिए जो यहाँ की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाए और काम करके लाए। साहब, अपन तो सीधे सीधे बात है, एक योग्य और सक्षम सबल प्रत्याशी यहाँ से भेजना चाहते हैं। और शहडोल जो संसदीय क्षेत्र है, तो कांग्रेस सोंधिया पार्टी ने जी, एक सिर्फ एक प्रत्याशी को दिया आकाशवाणी है। इतना बड़ा मुद्दा हो गया आपके लिए कि प्रतिनिधि बदल देंगे वहां से? और भी कोई मुद्दे हैं? सिर्फ ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, सिर्फ एग्जाम्पल बताया, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप ये बताइए, 5 वर्ष सम्मानीय सांसद महोदया जी दिखी ही नहीं पूरे संसदीय क्षेत्र में। लास्ट में एक उन्होंने बस स्टैंड के लिए कुछ सहयोग करने की बातें की। तो इतने वर्ष आम जनता, देखिए क्या होता है, चुनाव ठीक है आप मोदी जी के फेस पे लड़ रहे हैं, पर हमारा जो प्रतिनिधि होता है, जनता उसे भी देखना चाहती है, उससे भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहती है, लेकिन वो नहीं दिखी। फुंदेलाल जी जो 3 बार विधानसभा चुनाव लगातार जीत रहे हैं, वो आम जनता तक हमेशा जुड़े रहे। लेकिन यही वो एक एक कारण विधानसभा है की कि बात है ना, लोकसभा की बात हो रही है, 8 सीटों की तो बात हो रही है। अब उन्हें मौका दीजिए, लोकसभा में भी वो जुड़ेंगे और क्षेत्र की लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। अब मैं तो कह रहा हूं, योग्य प्रत्याशी चुनिए, सही जनप्रतिनिधि चुनिए, जो आपकी बातें यहां से उठा के दिल्ली तक रखे और काम लेके आए। और छोटा सा जवाब ले लेते हैं अमित जी से। अमित जी, सुनते नहीं है आपके दिल्ली वाले आपकी सांसद की, और सांसद भी नादारद रहती हैं। एक छोटा सा उदाहरण दिया उन्होंने, आकाशवाणी प्रसारण बंद हो गया, उसको शुरू नहीं करवा पाई। मुद्दा नहीं है, आकाशवाणी को इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्षेत्रीय मुद्दा था, छोटा मोटा। अरे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं साहब, सबको सुनना थी उससे, और आप अगर ऐसा होता तो उमरिया की जबलपुर नागपुर वाली ट्रेन उमरिया नहीं रुकती, ऐसा नहीं है। समय समय पर हिमाद्री दीदी अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाती हैं और संसद में बात रखती हैं अपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। की बात है कि इन्होंने कहा कि आकाशवाणी का मुद्दा बहुत छोटा सा मुद्दा है। सर जी, पूरी योजनाएं जानकारी पीएम साहब मन की बात उसी से करते हैं। आम जनता तक रेडियो जुड़ा हुआ है, उन किसानों तक, मजदूरों तक से जुड़ा हुआ है। समय के लिए आपको टेक्निकल इशू, कुछ समय के लिए प्रॉब्लम हुई थी आपको, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम नहीं थी आपकी जी नहीं। और कुछ उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारण जो 40 लोगों को जो स्थानीय लोगों को काम मिलता था, उनको साइड पे कर दिया गया। लोकल जो स्थानीय प्रतिभाओं को मौका मिलता था, टोटली बंद कर दिया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि हिमाद्री सिंह जी के पिता श्री सम्मानीय श्री दलवीर सिंह जी इस आकाशवाणी को शुरू करवाए थे, लेकिन क्या हुआ, वो अपने पिता की विरासत को भी सही ढंग से नहीं बचा पा रही है, तो बाकी क्या करेंगे? सोचिए जरा आप। तो कांग्रेस शासन में शुरुआत हुई थी उसकी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बीजेपी शासन है तो बंद हो गया। अमित जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, समय समय पे सब बात वहां पहुंची, कुछ व्यक्तिगत भी समस्याएं थी सांसद महोदय की, कुछ समय स्वास्थ्य खराब था उनका, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो कुछ समय के लिए रही होगी ना, अब शुरू हो गया क्या? उनका सांसद महोदय की भी प्रॉब्लम थी, उस समय उनका स्वास्थ्य खराब था, दिल्ली में थी वो, इस समय उस समय वो नहीं मिल पाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है संतोष जी, क्या आपको लगता है कि इस बार मार्को टक्कर दे रहे हैं वहां पे हिमाद्री को, और स्थानीय मुद्दे हावी हैं?
संतोष जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, जी लगता है कुछ जी तकलीफ का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। जी। हेलो, जी आ रही बोलिए। मेरी आवाज? हाँ आ रही हाँ, संतोष जी, बोलिए। मेरा ये कहना है, देखिए पूरे सिनारियो को जब देखते हैं हम, चुनावी सिनारियो को, तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस संसाधन और कार्यकर्ता दोनों से कमजोर है, लेकिन इस कमी को जनता फुलफिल कर रही है। ये लड़ाई दिख रहा है फील्ड में कि बीजेपी और शहडोल संसदीय क्षेत्र की जनता ही आपस में लड़ रही है। और ये बात सच है कि हिमाद्री अपने को एक सांसद के रूप में, एक संसदीय क्षेत्र के डायनेमिक नेता के रूप में प्रूव करने में विफल रही हैं। पारिवारिक विरासत के कारण एक राजनीतिक लीगेसी उनके साथ थी कि उनके पिता और माँ दोनों कांग्रेस के सांसद रहे और बड़े बड़े व्यक्तित्व के नेता रहे, तो उसका उनको लाभ मिला और वो चुनाव जीत गई। लेकिन होता है कि किसी भी वजह से आपको मौका मिला, लेकिन आप अपने काम से अगली बार के लिए अपने को प्रूव करो, तो वो अपने को खुद को प्रूव करने में विफल रही हैं और वो साबित नहीं कर पाई। तमाम ऐसे मसले हैं जिसमें सांसद की एक भूमिका बन सकती थी, लेकिन वो विफल हुई। सबसे ज्यादा ये पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, कोल इंडस्ट्रियल इलाका है। आप समझें कि तमाम कोयला खदानों में जमीनें एक्वायर हो गई हैं, लेकिन उसके आधार पर किसानों को नौकरी और मुआवजे के मामले सेटल नहीं हो रहे हैं। 10-10 साल से पुराने मामले पड़े हुए हैं, लेकिन उनको सेटल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर कोयला श्रमिकों का और ठेका श्रमिकों का जो पूरा मसला है, वो कोविड के समय पूरे जो श्रम कानून है वो सस्पेंड कर दिए गए। आज श्रमिकों की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी बात उठाने वाला नहीं है। रेलवे की जो सुविधा, इस रेल लाइन पर जो यात्री सुविधाएं हैं, वो बिल्कुल शून्य पर पहुंच गई। ये हालत हो गई कि पूरा ट्रैक जो है अडानी के कोयला ढोने तो के आप लिए मानते हैं मोदी फैक्टर सुरक्षित कर पे दिया गया। हिमाद्री की एंटी इनकम्बेंसी निष्क्रियता भारी पड़ रही है? एग्जैक्टली जो भी काम करेगा वो मोदी फैक्टर करेगा, लेकिन मोदी का चेहरा भी अब धूमिल पड़ रहा है। जो लोगों को लग रहा है कि मोदी 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 करके हम बैतरणी पार लग जाएंगे, तो ये मोदी की वो जैसा है ना हमारे यहाँ की, कितना भी पाप कर लो और गाय की पूंछ पकड़ करके बैतरणी पार हो जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि वो भी नहीं साबित होने वाला है। मोदी कितना करेगा? मोदी अब जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया है और जो जिस तरह से करप्शन उजागर हो रहे हैं, तो उस चेहरे पर भी कालिक पुत रही है। तो अब जनता खुद ठीक है, मोर्चा चलिए अमित संभाल जी रही से है। जवाब ले लेते हैं। अमित जी, मोदी फैक्टर पर भी हिमाद्री की निष्क्रियता और जो काम नहीं हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ रही है? जी ऐसा कुछ नहीं है, समय समय पर वो काम करती हैं। अब आप उमरिया जिले को ही देख लीजिए, इतनी अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं हैं हमारे यहाँ। एनक्यूएस का दर्जा प्राप्त है हमारे हॉस्पिटल को। डायलिसिस की 3-3 मशीनें हैं, 5-5 लोग ऑपरेट करने वाले हैं। हेपेटाइटिस सी जिसके मरीज को लोग छूते नहीं, उसका डायलिसिस यहाँ पे हो रहा है। और ऐसी कोई से आयुष्मान कार्ड आप देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड में जो 85% जो सर्वे में आ गए, उसके 85% के कार्ड बन गए हैं। ऐसी क्या चीज है जो उमरिया में नहीं है? जो भाई साहब ने जो बताया कि कोयला श्रमिकों इनको किसानों को मुआवजा नहीं मिला, तो जो केस माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, केवल उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। और जो गवर्नमेंट से जो है वो तो सब चल रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय वगैरह में पेंडिंग है उसमें ही केवल नहीं हो पा रहा है काम। और ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। पिछले बार के नतीजे भी जब आए थे 2019 में भी हमने देखा था, अब 2024 है। ठीक है, इस तो बार मनोज भी जी, आदिवासी बहुल सीट है ये, और यहाँ पर क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दोनों ही दल, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोदी फैक्टर काम करता दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? जबकि पूरे देश में जिस तरह से माहौल है, और संतोष जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई असर नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि 2019 का चुनाव जब हिमाद्री सिंह जीती थी तो लीड थी उनकी 4 लाख। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, 8 में से बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं, और जो बीजेपी की लीड है ओवरऑल वो 2,10,000 के आसपास है। तो कांग्रेस प्रत्याशी को पहले तो ये लीड पाटना होगी। और अगर पिछले 2 चुनाव की हम बात करें, 2013 की बात करें विधानसभा, 14 के लोकसभा की बात करें, और 2018 के विधानसभा की बात करें, और 19 के लोकसभा की, कि बीजेपी का वोट शेयर 10 से 12% लोकसभा चुनाव में बढ़ जाता है। तो ये अंतर कांग्रेस के ऐसे पार्टी की ये सबसे बड़ी चुनौती है।
राहुल गांधी जरूर वहां आ चुके हैं, लेकिन जेपी नड्डा भी बीजेपी के समर्थन में सभा कर चुके हैं। अभी बड़े नेताओं के दौरे होना प्रस्तावित है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के पास, जो हमारे पत्रकार साथी ने भी कहा कि उनके पास संसाधन है, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, उनके पास संगठन है। कांग्रेस की ओर से हम देखें, अभी तक राहुल गांधी के अलावा कोई बड़ा नेता कहां पहुंचा कि अगर हम बात कर लें, जीतू पटवारी की बात कर लें, ओमकार सिंह मरकाम खुद चुनाव में उलझे हुए अपने डिडोरी में, तो ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं पहुंच रहा कांग्रेस को जो बीजेपी को टक्कर दे पाए। दूसरी एक और चीज है कि हिमाद्री सिंह युवा भी है। हमने देखा कि जब पिछली बार जब वो टिकट मिला था तो वो पहले कांग्रेस से टिकट मांग रही थी 2019 में, लेकिन जब नरेंद्र सिंह मरावी से शादी हुई थी तो शर्त ये रखी गई थी कि उनको नरेंद्र सिंह मरावी को कांग्रेस में लाना होगा। लेकिन बात जमी नहीं, उल्टा नरेंद्र सिंह मरावी हिमाद्री को बीजेपी में लेकर टिकट दिला दी और 4 लाख वोटों से वो चुनाव जीत गई। ये भी लेकिन अब एक दिलचस्प है और कि खबरें भी तो 2009 में आती हैं जो चर्चाओं में हैं कि अनबन चल रही है, अलग रहते हैं, तो वो भी कोई कहीं ना कहीं असर डाल सकता है ना चुनाव पर। देखिए, कई सारे ऐसे पारिवारिक मसले होते हैं कि कमलनाथ के बारे में हम देख सकते हैं कि उनकी पत्नी के साथ उनका लगाव है, लेकिन चुनाव में हम देखते हैं कि वो बेटे ने जब जब चुनाव लड़ना आता है तो वो पहुंच जाती है उनके प्रचार के लिए। ऐसे कई सारे हम राजनीतिक परिवार देखते हैं कि जिनमें हम देखते हैं पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ लिए हैं, पिता पुत्र एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ लिए, ऐसे भी हमने दृश्य देखे हैं। तो ये जो फैक्टर है, ये पारिवारिक मसला अपनी जगह हो सकता है दोनों के बीच का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी पूरे देश में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में भी सबसे बड़ा वही है। और आदिवासियों की विरासत को लेकर जिस प्रकार दोनों दल लगे हुए हैं कि शहडोल में अगर हम देख रहे हैं, अगर जेपी नड्डा पहुंचे तो राहुल गांधी पहुंचे, आदिवासियों की भी दोनों दलों ने बात की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के साथ जो संगठन है, बूथ स्तर तक की जो जमावट है, वो प्रत्येक बूथ पर जो 370 वोट बनाने का उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। तीसरा जो है राम मंदिर का एक जो मुद्दा है, क्योंकि आदिवासियों के लिए भी एक भावनात्मक मुद्दा है ये, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी को पहले तो जो 2,10,000 की लीड है उसको पाटना होगा। दूसरा, हिमाद्री सिंह उनके पिता और उनकी मां सांसद रह चुके हैं, तो पूरे क्षेत्र में उनका प्रभाव है। लेकिन फुंदेलाल मार्को ये जरूर है कि अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है। पुष्पराजगढ़ से वो 3 बार चुनाव जीते हैं, 4थी बार पार्टी ने लोकसभा में उतारा है। लेकिन अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर पहचान बनाना और इतने बड़े संसदीय क्षेत्र को नापना, क्योंकि शहडोल में जहां हम देख रहे हैं वन्य जीव, कोयला संपदा, खनिज, ऐसे तमाम चीजों से परिपूर्ण है। ये बात हो रही है कि इनका संसाधनों का जितना डेवलपमेंट के लिए उपयोग हो सकता था इस जिले के लिए, आदिवासी बहुल के लिए, उतना हो नहीं पाया है। लेकिन उसके लिए अकेले बीजेपी या हिमाद्री सिंह जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अगर 13 चुनाव की बात करें तो अगर 7 बार बीजेपी जीती 14-15 चुनाव में से, तो 6 बार कांग्रेस भी यहाँ से चुनाव जीती। बिल्कुल। तो सोंधिया जी, सबसे पहले तो चुनौती है 2,10,000 का की जो खाई है उसको कैसे पाट पाएंगे, पूरे संसदीय क्षेत्र को नापना। दूसरी तरफ देख रहे हैं बीजेपी के पास पूरी फौज है, नेता हैं, संसाधन हैं, और आपका तो नेतृत्व भी नजर नहीं आ रहा वहां पे। मैं आपको बताऊं, ये जो फौज और नेतृत्व बोल रहे हैं, मुझे ये कहीं नहीं दिखते पूरे संसदीय क्षेत्र में। ये लोग कुंडली मार के घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ मोदी जी के नाम पे इंतजार कर रहे हैं कि मोदी फैक्टर चलेगा और हम फिर कई लाख वोटों से जीतेंगे। और ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है। जैसे भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि इस बार भाजपा बनाम आम जनता है। इस बार आम जनता प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार खड़ी हुई है, इनको जवाब देगी। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, ना कोई उद्योग आया, ना कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आए जिससे आम जनता को, इस क्षेत्र वासियों को गिना रहे थे। आयुष्मान कार्ड योजना है, लागू हुई है वहां पे लोगों को। सर वो जो स्टेट लेवल की बातें कर रहे थे, जो नहीं ठीक है, ये तो पूरे सब जगह बट रहा है। पीएम आवास, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, मैं इसका डिनाई नहीं करता हूँ। एक ही काम अच्छा हुआ। बाकी आयुष्मान वाले की जहां तक बात करें तो 2011 के सर्वे के आधार पर हो रहे हैं। कई लोगों के तो नाम ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड बहुत सारे लोगों के नहीं बन रहे हैं, इनमें लोगों ने आज तक संशोधन नहीं किया। गरीबी रेखा के जो सर्वे है उसका आप रेशियो देखिए क्या पोजीशन है, और कई वर्षों से उसका सर्वे नहीं हुआ है। आम जनता को वास्तव में जो जरूरत चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 किलो राशन देने से आम जनता खुश नहीं होने वाली है साहब। उसको लेकिन बड़ा फैक्टर वहां पे आदिवासी वोट बैंक है। वो कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से बनाई है, तमाम आदिवासी नायकों को हमने सम्मान दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अभी जो आडवाणी जी को भारत रत्न देने गई थी हमारी सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, तो मोदी जी कहाँ क्या कर रहे थे आपने देखा था?
उन्हीं के साथ बैठे थे, आडवाणी जी के बगल में राष्ट्रपति खड़े होकर के उनको मेडल दे रही है, तो कितना सम्मान मिल रहा है आप समझ गए हो। तो यहाँ सम्मान की बात भी हो रही है अमित जी कि सम्मान दे नहीं रहे आप आदिवासियों को, तो आदिवासी भी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकालकर संसद तक पहुंचाया छोटे छोटे कार्यकर्ता को। और नारी सम्मान की बात तो कतई न करे कांग्रेस पार्टी, हम पहले भी देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी नारियों को बहुत सम्मान करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। नवरात्रि चल रही है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 9 दिन व्रत रहते हैं, विदेशों में जाते हैं, विदेशों में देख लीजिए उनका चेहरा, उनके राष्ट्राध्यक्ष वहां के राष्ट्राध्यक्ष उनका सम्मान करते हैं। ऐसी सब गलत बातें, फिजूल की बातें हैं जो ये कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो कारण वो गिना रहे हैं वो असरकारक नहीं है वहां पे? वो कह रहे हैं कि सब घर में बैठे हुए कार्यकर्ता आके मोदी के नाम पर जीतने की पहल कर रहे हैं, बस मोदी के नाम पर जीत जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना, एक गरीब को छत दिया हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला ने सिलेंडर दिया, झोपड़ी से निकाल कर पक्का घर बनवाया, सिलेंडर दिया। हमारी महिलाएं जो बहनें हैं उनकी आंख खराब हो जाती धुएं से, हमने उज्ज्वला योजना के उनको सिलेंडर दिया, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवाया। और हमारी योजनाओं की व्यर्थ की योजना बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। भाई योजना तो ये है, और जो स्टेट गवर्नमेंट की योजना भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीएमएफ का मद रहता है, सांसद कोटे का, सांसद निधि का, आप एक 230 ग्राम पंचायत उमरिया में 585 मतदान केंद्र है, आप वहां पे जाके देखिए कितना मद मिला, कितना विकास हो रहा है। तो अरुण, स्थानीय स्तर पर मुद्दे कौन से हावी हैं, कौन से मुद्दे कांग्रेस उठा पा रही है जिसका आपको लगता है कि जनता में असर होगा? ठीक है, बचा है अरुण सुन पा रहे हैं आप मुझे? जनता जवाब ठीक बोला। कौन से मुद्दे कांग्रेस उठा रही है और आपको लगता है कि वहां प्रभावी हैं जो मोदी इस बार 5 लाख से दिख रहा हूं? हाँ सर, कौन से मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पर जिनको कांग्रेस उठा रही हो, या जो मुद्दों का असर आपको इस चुनाव पर दिख रहा हो? कांग्रेस के मुद्दे जो है सर, सबसे पहले कांग्रेस तो ये मुद्दे उठा रही है उमरिया जिला से कि यहाँ के मजदूर पलायन करके दूसरे जगह जा रहे हैं, सागर कोटा जा रहे हैं अपनी मजदूरी के लिए। उमरिया में मजदूरी की सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार की यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ किसी भी प्रकार की पावर प्लांट पाली के अलावा और किसी भी प्रकार की अभी यहाँ उमरिया में न तो कोई उद्योग न फैक्ट्री लगाई गई है, जिससे मजदूरों को उमरिया से पलायन करके बाहर जा रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती मजदूरों को पलायन करना है। शिक्षा में जो स्तर डाउन होते जा रहा है उमरिया जिला का, वो शिक्षा के अगर स्तर में देखा जाए तो यहाँ जिस तरह की स्तर शिक्षा की होनी चाहिए वो नहीं है। मैं मानता हूं कि बिल्डिंग अच्छी जरूर बन गई है, 2-2, 3-3 हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में भी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधा भी चरमराई हुई है। यहाँ किसी प्रकार के डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है भी तो वो किसी बेरोजगारी की, पलायन की समस्या अरुण पहली बार थोड़ी नहीं हुई, तो लगातार समस्या रही होगी वहां की। ये लगातार तो समस्या है, लेकिन अब जी सर अभी भी ये मुद्दा है और अभी कुछ दिनों में ये कुछ ज्यादा मुद्दा, क्योंकि अब जो नए युवक पढ़ के सामने आए हैं, जो नए युवक युवतियां सामने आई हैं, इनको रोजगार मिलने में भारी समस्या हो रही है। कांग्रेस आपको लगता है ऐसा कोई वादा करती दिख रही है, सिर्फ वादा कर रही है, या उसको लगता है जनता को इस समस्या का समाधान कर देगी? कांग्रेस ये वादा तो करती है कि हम अगर सत्ते पे आएंगे तो रोजगार दिलाएंगे, ये करेंगे, पर जब सत्ते पे आए रोजगार दिलाएं तो हो। इसके पहले भी तो 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही है, पर क्या किया क्या नहीं किया वो तो सबके सामने है। ठीक है, तो सबसे बड़ा संकट है भरोसे का। अब भरोसा किस पर करेगी जनता, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हमारे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शहडोल में बेरोजगारी समस्या है, पलायन की समस्या है, लेकिन ये समस्या नई नहीं है, पहले से भी ये समस्या बरकरार है। लेकिन क्या जनता कांग्रेस के वादों पर भरोसा कर रही है? मोदी फैक्टर यहाँ कितना असरकारक होगा? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना यहाँ जिस तरह से असर डालेंगी उसका लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? या फुंदेलाल मार्को जो अपने विधानसभा में लगातार जीतते रहे हैं, क्या वो लोकसभा में कुछ चमत्कार दिखा पाएंगे? ये तो आने वाला परिणाम बताएगा। बहरहाल सत्ता का महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।